नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट की तैयारी आपने कंप्लीट कर ली होगी। तो अपनी तैयारी को जांचने के लिए मेरे साथ गणित के 30 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और जांचिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता। हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि आप शिक्षक बने और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसका सही आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है कौन सा गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रतिरूप, अनुपात, चौपड़, सममिति। तो इसका सही आंसर है अनुपात। बाकी सारे प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में NCF के अनुसार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ छात्रों ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, उन्हें उसी सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हीं मूर्त विषयों से विनिमय नियम समझाएंगे। तो इसका सही आंसर है डी, उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तो आपको गलत बताना है कि सही नहीं है, वो है सी, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, क्योंकि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या भी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी, तृतीय स्थान पर? तो देखिए, इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे छोटी संख्या है, देखिए ये वाली 0.77। इसके बाद आरोही क्रम का एक बात और समझ लीजिए, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहली छोटी संख्या हो गई ये पहले नंबर पे। इसके बाद वाली संख्या देखिए, इससे बड़ी संख्या हो जाएगी ये वाली, ये दूसरे नंबर पे। आप अगर इस प्रकार नहीं समझ पा रहे हो तो इनका स्थानीय मान निकाल के आप चेक कर सकते हैं। तीसरी संख्या हो जाएगी ये वाली देखिए, और चौथी संख्या हो जाएगी देखिए ये, और पांचवी संख्या होगी ये। इस प्रकार के प्रश्न हर बार आते हैं। तो आपको तीसरे स्थान पर होगी वो ये वाली संख्या है 7.07, यानी कि पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक 80 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेमी है तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2L+B, क्योंकि जब कोई तार है और उसके लिए इस प्रकार से आयत बनाएंगे तो ये टोटल कह रहा है 180 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आयत का परिमाप, ठीक है। फिर उसने दे रखा है कि 180 बराबर 2, लंबाई आपके लिए निकालनी है और उसने चौड़ाई 30 दे रखी है, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 180 बराबर 2L हो जाएगा प्लस 2B, B है आपका 30, तो 30 से गुणा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। जब 60 इधर जाएगा तो 180 में से घट जाएगा तो ये 120 बराबर 2L हो जाएगा। जब L निकालेंगे तो L बराबर 2 से भाग कर देंगे 120 में, तो L बराबर
60 आएगा। एक तरीका तो ये है, इसका आंसर होगा डी 60। दूसरा तरीका ये है, जब ये कह रहा है कि 180 सेंटीमीटर का तार है, ये परिमाप बन गया 180, यानी कि इन चारों भुजाओं का योग 180 सेंटीमीटर होगा। ये वाली भुजा 30 है चौड़ाई, ये 30 है भाई, ये हो गई 60, तो 180 में से 60 गया तो बचा 120, तो ये दोनों भुजाएं बची 120, तो ये दोनों भुजाएं आपस में आधी आधी कितनी होंगी, 120 का आधा 60 और 120 का आधा 60, तो इसका सही आंसर इस तरीके से भी क्या होगा, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, जो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला जो वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 4 गुणा 4 यानी कि भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 16 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, तो 4 से भाग कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है 4 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें आधार की प्रणाली का पालन किया जाता है, ये गुणात्मक प्रवृत्ति का है, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, ये योगात्मक प्रकृति का है। तो इसका सही आंसर है, यानी कि गलत वाला बताना है, इसमें आधार दो बाइनरी सिस्टम में होता है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली यानी कि इसे दशमलव या डेसिमल प्रणाली कहा जाता है, तो इसमें आधार हमेशा 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। ठीक है, ये समस्या है और आपको पहचान के बतानी है। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं। ये किस प्रकार की समस्या है आपको बताना है। ध्यान रखिए, मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मुझसे 2 अधिक हैं, यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, अब बताना है आपको, व्यवकलित जमा है, व्यवकलित कटा है, तुलनात्मक जमा है, तुलनात्मक घटा है। पहले 6 पेंसिल थी मनीष के पास, लेकिन वो कह रहा है मेरे पास इससे ज़्यादा हैं यानी कि जमा है। और कौन सा जमा है, तुलनात्मक रूप से बता रहा है कि वो मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल हैं, यानी कि तुलनात्मक रूप से 2 अधिक हैं। तो एक तो जमा है और कंपैरिजन, तो इसका सही आंसर होगा तुलनात्मक जमा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। तर्कणा का मतलब रीजनिंग। ठीक है, परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को याद करने की, ठीक है सॉरी यहाँ पर होगा याद करने की क्षमता, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तो इसका जो सही आंसर है वो गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता, क्योंकि ये गणितीय तर्कणा का मामला है, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। मानस दर्शन यानी विजुअलाइजेशन, कंठस्थ करना, मेमोराइजेशन, आकलन करना, एस्टिमेशन, पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन। इसका सही आंसर है कंठस्थ करना। कभी भी गणित में याद करना या मेमोराइजेशन, कंठस्थ करना जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित समस्याओं में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। प्रश्न हल करने का कौशल है, देखिए अभी बताया था, जो याद कर लेना या रट लेना जैसी चीज़ें हैं उन्हें हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, आप इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, क्योंकि याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। अब इसमें भी याद करना है तो डी में, तो डी भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, डी, क्योंकि इसमें भी दिया है कंठस्थ करना। तो सही आंसर होगा बी, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, तो स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, भिन्न संख्या की संकल्पना। तो इसका सही आंसर है ज्यामितीय चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बिठाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित का पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए? उसने ये पूछा है। कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है। सही आंसर है हर कोई गणित सीख सकता है। और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लैंगिक जो है, लड़कियां या जो लैंगिक पक्षपात है, इससे गणित का कोई लेना देना नहीं है। लड़के लड़कियां गणित में बराबर पकड़ रखते हैं और समान रूप से कमजोर या अच्छे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल कराना, बच्चों का अन्वेषण एक्सप्लोरेशन में लगाना। तो सही आंसर है बच्चों का अन्वेषण में लगाना। क्वेश्चन नंबर 18, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया? आगमन, निगमन, व्याख्यान, प्रयोगशाला। तो देखिए, जब पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और बाद में थ्योरी बताई जाती है तो वो जो होता है वो होता है आगमन विधि। ठीक है, तो इसमें पहले एग्जाम्पल दिया गया है, यानी पहले उनके लिए एक्सपेरिमेंट कराया गया है, बाद में थ्योरी समझाई गई है, तो वो है आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणितीय अवधारणाओं को समझाना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर देखिए, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। चाहे सवाल बच्चा गलत दे लेकिन फिर भी आपको प्रोत्साहित करना है जिससे वो गणित सीखता रहे। क्वेश्चन नंबर 20, गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता? कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद। मैंने एक प्रश्न में बताया था लैंगिक भेद कभी भी असफल होने का गणित में कारण नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 21, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर, गिनती तारा। तो इसका सही आंसर होगा ग्राफ पेपर। ध्यान रखिए, ये प्रश्न कई बार सीटेट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप या पैटर्न, कोण, सममिति, चौपड़। एक बार बीच में बताया भी था कि कोण का इससे कोई संबंध नहीं है, बाकी सारे संबंध
प्रतिरूप यानी कि पैटर्न, सम्मति, सिमेट्री, चौपड़, ये सब प्राथमिक स्तर से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। देखिए स्थानीय मान होता है, जैसे 5 का है तो इसका स्थानीय मान 500 हो जाएगा, जबकि अंकित मान उसका वही मान होता है जिस स्थान पर वो है। तो इसका मान होगा 32,071 का जो अंकित मान होगा वो होगा 7, और इसका अंतर पूछा है तो 500 में से 7 घटा देंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 493। तो इसका आंसर सही हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो इसका सही आंसर है पहला, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई कराना। ये प्राथमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मूर्त वस्तुओं से पढ़ाई कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना गलत, परिकलन, संगणना, रचना करना, समीकरण बनाना गलत है, योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और समाकृतियों की रचना गलत है। बिल्कुल सही है योग, व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब घटाना, गुणा और भाग यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। योग, व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब घटाना, स्थानीय मान या गुणा। तो सही आंसर है स्थानीय मान। दशमलव का निरूपण करने के लिए आपको स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, 5 का देखिए स्थानीय मान निकाल लीजिए, होगा यहाँ पे 5,000, आप जानते होंगे स्थानीय मान निकालना में स्थानीय मान, और 26,59 में 6 का स्थानीय मान, ठीक है 6 का स्थानीय मान 600 होगा। इन दोनों को आपस में देखिए जोड़ना है, जोड़ दिया, बराबर 7 गुणा कितना होगा, ये हो गया 5600, ठीक है ये हो गया 5600। इसमें 7 गुणा पूछना है तो हम 7 से भाग कर दे रहे हैं, और 7 अट्ठे 56 यानी कि 800 आंसर आ जाएगा। तो रिक्त स्थान में यही 800 भरना था। अगर आप 800 भरते तो 7 गुणा 800 बराबर 5600 होता, और इनका प्लस इनका आंसर भी 5600 होता। तो सही आंसर डी 800। क्वेश्चन नंबर 28, गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो इसका सही आंसर है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के अवसरों को परखने में, समस्या समझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। प्रश्न नंबर डी बिल्कुल सही है ये आंसर, समस्या समझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आखिरी है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन है गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, आपको सही बताना है। गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, बिल्कुल गलत है। सही है क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, सही क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में फीडबैक देता है। गलत, अंकों का प्राथमिक स्तर पर कोई आकलन में उपयोग नहीं होता, सिर्फ हमें उन्हें प्रोत्साहित करना होता है जिससे वो सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।